चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई दैट मीन्स हमने देखा कि जो जीएसटी एप्लीकेबल होता है वो सप्लाई के केस में एप्लीकेबल होता है। तो इस सप्लाई वर्ड को समझना हमारे लिए जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी सप्लाई नहीं है तो ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। जब हमने इनकम टैक्स को डिस्कस किया था, जब हमने टीडीएस को डिस्कस किया था, तो हमने देखा था कि कुछ चार्जिंग सेक्शंस होते हैं जो टैक्स लेवी करने की बात करते हैं। इनकम टैक्स के अंदर जो है सेक्शन 4 जो है बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इनकम अर्न करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो ऐसे में उस पर जो है इनकम टैक्स लेवी किया जाएगा। उसी तरह अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो जीएसटी में भी कोई ना कोई जरूर चार्जिंग सेक्शन होगा जो बात करेगा अगर आप कोई सप्लाई करते हैं तो ऐसे में उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। अगर जीएसटी लॉ आने से पहले अगर आप बात करें वैट की, वैल्यू एडिड टैक्स की, तो हम देखते हैं कि वैट के अंदर क्या होता था, जब भी किसी गुड्स की सेल की जाती थी तो उस पर जो है वैट एप्लीकेबल होता था। तो वहां पर जो इवेंट थी, टैक्सेबल इवेंट, वो सेल थी। दैट मीन्स अगर कोई सेल की जाती है तो उस पर वैट एप्लीकेबल होता था। अगर मैं बात करूं सर्विस टैक्स की, तो सर्विस टैक्स के अंदर अगर कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती थी तो ऐसे में उस पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होता था। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, तो अगर कोई इनकम अर्न की जाती है तो ऐसे में उस पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर मैं बात करूं एक्साइज की, कोई मैन्युफैक्चरिंग अगर की जाती थी तो ऐसे में जो है एक्साइज एप्लीकेबल होती थी। तो बेसिकली क्या है, एक टैक्सेबल इवेंट हर लॉ में जो है दी गई थी और उस टैक्सेबल इवेंट के होने पर वो जो पर्टिकुलर टैक्स है वो एप्लीकेबल होता था। तो जीएसटी के अंदर अगर मैं बात करूं, जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट रखी गई वो टैक्सेबल इवेंट रखी गई सप्लाई। दैट मींस अगर सप्लाई की जाती है गुड्स की, सप्लाई की जाती है सर्विसेज की, या फिर सप्लाई की जाती है गुड्स और सर्विसेज दोनों की, तो ऐसे में जो है जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो हमारे लिए इस वर्ड सप्लाई को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है तो ऐसे में उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। ए टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजैक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन ए टैक्स consequence. Before levying any tax, taxable event needs to be ascertained. तो बेसिकली किसी को भी टैक्स लगाने से पहले कोई भी जो टैक्सेबल इवेंट है वो होनी जरूरी है और उसके बाद ही उस पर टैक्स लेवी होता है। इट इज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी टैक्सेशन सिस्टम। इट डिटरमाइंस द पॉइंट एट विच टैक्स वुड बी लेविड। तो टैक्सेबल इवेंट से ही हमें पता चलता है कि जो है टैक्स लेवी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर मैं बात करूं वैट की, तो जब सेल होती थी तो वैट लगता था। अगर मैं बात करूं सर्विस टैक्स की, अगर कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करता था तो सर्विस टैक्स लगता था। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सेल करता था तो ऐसे में उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाता था, क्योंकि सर्विस टैक्स के लिए टैक्सेबल इवेंट है प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। उसी तरह वैट के लिए जो टैक्सेबल इवेंट है वो है सेल। इनकम टैक्स के लिए जो टैक्सेबल इवेंट है वो है अर्निंग ऑफ इनकम, और एक्साइज के लिए जो टैक्सेबल इवेंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसे में टैक्सेबल इवेंट का होना जरूरी है। और जीएसटी की अगर मैं बात करूं, जीएसटी के अंदर द जीएसटी लॉ रिजॉल्व्स दिस इशू बाय लेइंग डाउन वन कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट दैट इज सप्लाई। तो जो जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट रखा गया वो सप्लाई को रखा गया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। Various taxable events, namely manufacturing, sale, rendering of services, purchase, entry into a union territory, have been done away with in favor of just one event, that is supply. तो ऐसे में जो इतने सारे टैक्सेस को खत्म करने के बाद जीएसटी बनाया गया, तो एक चैलेंज ये था कि जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या रखी जाए, क्योंकि वैट के अंदर टैक्सेबल इवेंट जो है सेल थी,
एक्साइज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग थी, सर्विस टैक्स के अंदर प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज थी। तो ऐसे में जीएसटी के अंदर एक ऐसी कॉमन टैक्सेबल इवेंट क्या रखी जाए जिससे सभी पर्पस जो है सोल्व हो जाए। तो उसके लिए यहां पर जो है सप्लाई को टैक्सेबल इवेंट बनाया गया। तो सप्लाई कैसे टैक्सेबल इवेंट है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं, जब आप सेक्शन 9 को रीड करते हैं तो एक बात का तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे इस मॉड्यूल के अंदर जो मेजर कवरेज है वो सीजीएसटी एक्ट की होगी। आईजीएसटी एक्ट के अंदर जो है ऑलरेडी बहुत कम सेक्शंस हैं। सभी जो सीजीएसटी एक्ट के जो सेक्शंस हैं वही आईजीएसटी एक्ट में यूज किए जाते हैं। जहां पर भी हमें आईजीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शंस की रेफरेंस चाहिए वहां पर आपको अलग से मेंशन किया जाएगा कि यह जो सेक्शन है आईजीएसटी एक्ट से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन 9 जो कि सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर बात करता है लेवी ऑफ जीएसटी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टैक्स लॉ के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है। तो जीएसटी के अंदर जो चार्जिंग सेक्शन रखा गया वो रखा गया सेक्शन 9 इन केस ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 इन केस ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 9 जो है आपका चार्जिंग सेक्शन है जो बताता है कि अगर आप सप्लाई करते हैं तो जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, there shall be levied a tax called the central goods and service tax on all intrastate supplies of goods or services or both। तो यहां पर कहा गया कि एक टैक्स लगाया जाएगा सीजीएसटी के नाम से और वह टैक्स लगाया जाएगा ऑल इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई मींस विद इन ए स्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई, और यह सप्लाई किस चीज की होनी चाहिए, या तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की या फिर दोनों की। तो अगर कोई भी व्यक्ति इंट्रास्टेट सप्लाई करेगा और वो सप्लाई गुड्स की है या फिर सर्विसेज की है या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों की है तो वो क्या चार्ज करेगा, वो चार्ज करेगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज सीजीएसटी। और इसी के कोरस्पोंडिंग जब आप स्टेट एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं हरियाणा में हूं तो मेरे ऊपर जो एप्लीकेबल होगा वो हरियाणा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो हरियाणा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट का जब मैं सेक्शन 9 रीड करूंगा तो वहां पर लिखा होगा कि अगर आप कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या चार्ज किया जाएगा, एसजीएसटी। तो हम जो है देखेंगे कि अगर आप विद इन दी स्टेट सप्लाई करते हैं, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है उसी स्टेट के अंदर आपने सप्लाई की है, तो आप सीजीएसटी और साथ में एसजीएसटी दो टैक्स चार्ज करते हैं। सीजीएसटी चार्ज करेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी चार्ज करेंगे सेक्शन 9 ऑफ एसजीएसटी एक्ट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंट्रास्टेट सप्लाई का होना जरूरी है और वह सप्लाई गुड्स की हो सकती है या फिर सर्विसेज की या फिर दोनों की। तो सेक्शन 9 हमें बताता है कि अगर आप सप्लाई करते हैं तो जो है जीएसटी की बात होगी। इंट्रास्टेट सप्लाई कौन सी होती है, इसके लिए जब हम प्लेस ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, वहां पर जो है इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब है विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। तो अगर कोई सप्लाई जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है उसी स्टेट के अंदर की गई है तो ऐसे में आप क्या चार्ज करेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और अगर कोई सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब है फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में अगर आप कोई सप्लाई करते हैं तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है, वहां पर आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। और ये दोनों ही बातें हम डिटेल में समझेंगे जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे।
तो यहां पर सेक्शन 9 ने साफ साफ कहा कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं, विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं, तो ऐसे में आप जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे। यहां पर लिखा गया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सबसेक्शन 2 में जो बात कही गई है उस पर जो है सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि सबसेक्शन 2 में जो बात कही गई है उस पर जो है सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 2 को हम एक बार रीड करते हैं। सेक्शन 2 में कहा गया, सबसेक्शन 2 में कहा गया, द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, natural gas, aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। तो ये 5 प्रोडक्ट्स बताए गए, इन पर कहा गया कि इन पर अभी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल जब हमें बताएगी, रिकमेंड करेगी, तब सरकार जो है इन पर जीएसटी लगाएगी। तो जो आपका पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है और एविएशन टरबाइन फ्यूल है, इन पर जो है फिलहाल के लिए जीएसटी नहीं लगाया जाता। तो इन पर क्या लगाया जाता है? इन पर जो है अभी फिलहाल के लिए वैट और एक्साइज, जैसा पहले ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में जो रखा गया था वही सिस्टम जो है इनके केस में अभी अडॉप्ट किया जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, डीजल की, तो आप देखेंगे इन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, इन पर वैट और एक्साइज एप्लीकेबल होती है। तो चलिए, subject to the provision of subsection 2 there shall be levied a tax called the central goods and service tax on all the intrastate supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption। तो अल्कोहलिक लिकर जो है, अल्कोहलिक लिकर जो है कौन सी? जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज की जाती है, तो उस पर क्या है? जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा गया है एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अल्कोहलिक लिकर अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सप्लाई की जा रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के अलावा बाकी जो गुड्स, बाकी जो सर्विसेज है उन पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर यहां पर सबसेक्शन 2 में भी 5 गुड्स को बताया गया और अल्कोहलिक लिकर को सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया, तो यहां पर अल्कोहलिक लिकर को भी सबसेक्शन 2 में रखा जा सकता था। तो यहां पर सबसेक्शन 1 में क्यों रखा गया? देखिए, सबसेक्शन 2 में जो रखी गई हैं पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, इन पर जीएसटी तो लगता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जीएसटी क्या किया गया है? डेफर किया गया है। दैट मींस फिलहाल के लिए जीएसटी अभी नहीं लगाया जा रहा, लेटर ऑन किसी डेट के बाद जो है लगाया जाएगा, जबकि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी लगाया ही नहीं जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों में डिफरेंस है। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, किस वैल्यू पर लगाया जाएगा जीएसटी, वो हमें सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जो है डिटरमाइन करनी होगी, निकालनी होगी। एट सच रेट्स, किस रेट्स पर? नॉट एक्सीडिंग 20%। तो सीजीएसटी लॉ के तहत जो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी बताई गई वो बताई गई 20%। और अगर हम एसजीएसटी एक्ट को रीड करेंगे तो वहां पर भी मैक्सिमम रेट ऑफ जो है टैक्स रेट बताई गई 20%। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो 40% का जीएसटी जो है मैक्सिमम लगाया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में जो है हम मल्टीपल टैक्स रेट्स जो है फॉलो करते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। दैट मीन्स 5% का मतलब 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। 12% का मतलब 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 14% सीजीएसटी, 14% एसजीएसटी। तो यहां पर बताया गया है कि ये जो रेट्स हैं ये मैक्सिमम 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी तक हो सकती हैं। तो दैट मींस अगर गवर्नमेंट किसी भी गुड्स पर या किसी भी सर्विसेज की सप्लाई पर
टैक्स रेट को बढ़ाना चाहती है तो वो मैक्सिमम 20% सीजीएसटी 20% एसजीएसटी तक इंक्रीज कर सकती है। और इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो है रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तो यह इंक्रीज की जा सकती है। एंड कलेक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब, और कलेक्ट किया जाएगा यह टैक्स जिस मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया है। तो जहां पर भी आपको एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज किया गया है, दैट मीन्स वहां पर किसी ना किसी रूल की जो है रेफरेंस दी गई है। तो हम देखेंगे जब हम पेमेंट ऑफ टैक्स रूल्स को डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप जो है जीएसटी की पेमेंट करेंगे। एंड शेल बी पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, तो जो टैक्सेबल पर्सन है वो इस जीएसटी को पे करेगा गवर्नमेंट को। तो अगर हम देखें टैक्सेबल पर्सन कौन है, तो जो भी सप्लायर है, जो गुड्स की सप्लाई करता है, वो क्या करेगा, बायर से, कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो सेक्शन 9 का जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है, वो हमें बताता है कि अगर इंट्रास्टेट सप्लाई होगी तो जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा। कुछ गुड्स, स्पेसिफाइड गुड्स जिन पर जो है जीएसटी अभी नहीं लगाया जाएगा, लेटर ऑन एक डेट पर लगाया जाएगा। और इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी लगाया ही नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें जो है आपकी सेक्शन 9 में कही गई। उसके बाद अगर हम बात करें आईजीएसटी की, तो आईजीएसटी के लिए हमें रीड करना होगा सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। तो यहां पर हम सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो है रीड करते हैं एक बार, जिसमें बताया गया सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। अगेन यहां पर भी वही वर्डिंग्स यूज की गई है। जब आप सबसेक्शन 2 को रीड करेंगे तो यहां पर भी वही बात कही गई है कि जो है पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर जो है लेटर ऑन जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस टाइम उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। There shall be levied a tax called the Integrated Goods and Service Tax, that is IGST, on all interstate supply। तो यहां पर आप देखेंगे वर्ड यूज किया गया इंटरस्टेट सप्लाई, जबकि सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर यूज किया गया इंट्रास्टेट सप्लाई। तो मैंने आपको बताया इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट और इंटर का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप सप्लाई करेंगे तो ऐसे में जो है उस पर जो है आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो ड्यूअल जीएसटी जो हमने समझा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप एक स्टेट के अंदर ही सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो आईजीएसटी लगाया जाएगा। इस बात के लिए जो है सेक्शन 5 और सेक्शन 9 हमें बताते हैं कि ये जो है अकॉर्डिंगली सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी कौन सा टैक्स लगाया जाएगा। एक्सेप्ट ऑन दी सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो यहां पर भी वही बात कही गई कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस में आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 40%। यहां पर वर्ड यूज किया गया 40%। क्यों? क्योंकि हमने देखा था आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो हमने देखा कि सीजीएसटी के अंदर बताया गया 20% मैक्सिमम सीजीएसटी हो सकता है और 20% मैक्सिमम एसजीएसटी हो सकता है। तो यही बातें जो है यहां पर आईजीएसटी के अंदर बताई गई कि आईजीएसटी के अंदर मैक्सिमम जो टैक्स रेट्स है वो 40% रखी जा सकती है। आज की डेट में मैक्सिमम रेट है 28%, जो कि है 14% सीजीएसटी प्लस 14% एसजीएसटी। तो आईजीएसटी मैक्सिमम आज की डेट में 28% है, लेकिन उसको इंक्रीज करके 40% तक लगाया जा सकता है, 40% तक लगाया जा सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, उसके बाद जो है गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तब वो रेट अप्लाई होगी। उसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 को नॉर्मल चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज कहा जाता है। नॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? जो सप्लायर है, जो सेल करता है गुड्स की टू दी बायर, तो सप्लायर जो है वो गुड्स की वैल्यू, गुड्स वैल्यू प्लस टैक्स जो है बायर से चार्ज करेगा और टैक्स की वैल्यू जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये बेसिकली क्या है? नॉर्मल चार्ज है। ऐसा इसलिए किया गया कि मान लीजिए एक सप्लायर से 1000 लोग डेली जो है गुड्स परचेज करते हैं।
ऐसे में मान लो अगर सरकार ये कह दे कि जो गुड्स परचेज करेगा, जो सप्लाई रिसीव करेगा, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, जो वे 1000 व्यक्ति हैं जिन्होंने गुड्स परचेज की, वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो ऐसे में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जो है आपका बन जाएगा। तो इसको इजी रखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो सप्लायर है जिससे गुड्स परचेज की जा रही हैं, हम एक काम करते हैं, हम उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि वो बायर से टैक्स कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे कर दे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा उन 1000 व्यक्तियों से सप्लायर टैक्स चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। उन 1000 व्यक्तियों को अब रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जो एक सप्लायर है जो गुड्स की सेल कर रहा है वही जो है अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, बायर से रेसिपिएंट से टैक्स चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। इसको बोला गया नॉर्मल चार्ज या फिर फॉरवर्ड चार्ज। और जनरल प्रैक्टिस में यही सब होता है, जो सेलर है वो आपको बिल देता है, इनवॉइस देता है, उस पर टैक्स चार्ज करता है और वो टैक्स आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। लेकिन एक इसी का विपरीत कॉन्सेप्ट रखा गया, रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज में हमने देखा जो सप्लायर होता है वो रेसिपिएंट से, बायर से टैक्स चार्ज करता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया रिवर्स चार्ज का। देखा गया कि कुछ सप्लायर ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, वो ना तो बायर से टैक्स चार्ज करते ना ही गवर्नमेंट को पे करते। इससे गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, टैक्स की चोरी हो रही थी, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में उन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए रिवर्स चार्ज का जो है मैकेनिज्म लाया गया कि जो बायर है, जो गुड्स परचेज करेगा, जो सर्विस रिसीव करेगा, जो रेसिपिएंट है, वही जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो अगेन मैंने आपको बताया था हमारे एग्जांपल में, अगर एक सप्लायर से 1000 व्यक्ति अगर मान लो गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है उन 1000 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन करना और उनसे टैक्स कलेक्ट करना। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो बर्डन शिफ्ट कर दिया था वो सप्लायर पर कर दिया था। लेकिन कुछ केसेस में वो जो बर्डन है वो बायर पर ही रखा, सप्लायर को नहीं कहा गया कि आप टैक्स चार्ज करो। तो दैट मींस रिवर्स चार्ज के अंदर जो सप्लायर है वो जो है टैक्स चार्ज नहीं करेगा। वो क्या चार्ज करेगा, सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर वैल्यू ऑफ सर्विस। तो ऐसे में रिवर्स चार्ज के अंदर जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, वो सप्लायर को टैक्स पे ना करके डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। इसके लिए जो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में ये बात कही, रिवर्स चार्ज के रिगार्डिंग, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सप्लाई of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both। तो कहा गया कि जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में कहा गया था कि सप्लायर टैक्स चार्ज करेगा, हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल सप्लाई को नोटिफाई कर देंगे, और अगर वो स्पेशल सप्लाई दी जा रही है सप्लायर के द्वारा, तो ऐसे में सप्लायर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। जो रेसिपिएंट है, जो गुड्स की रिसीव कर रहा है, सप्लाई रिसीव कर रहा है, वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो जनरली क्या होगा, जनरली ये होगा कि जो सप्लायर है वो टैक्स चार्ज करेगा और टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफाइड सप्लाई, उनमें से जितनी भी सप्लाई है गुड्स की, जितनी भी सप्लाई है सर्विसेज की, उनमें से कुछ सप्लाई को स्पेसिफाई किया जाएगा, और अगर वो स्पेसिफाइड सप्लाई आप जो है रिसीव करते हैं, तो ऐसे में जो रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। तो अगर आप देखेंगे, जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो जो जीटीए की सर्विस है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, तो जो भी रेसिपिएंट है, जो जीटीए की सर्विस रिसीव करता है, वो अंडर रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। जीटीए को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और ना ही जीटीए जो है टैक्स कलेक्ट करेगा।
उसी तरह एडवोकेट्स के केस में रिवर्स चार्ज रखा गया कि जो एडवोकेट्स की सर्विस लेगा, लीगल सर्विसेज, वो टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। एडवोकेट जो है टैक्स चार्ज नहीं करेगा, एडवोकेट टैक्स जो है पे नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि जितनी भी सप्लाई ऑफ गुड्स, जितनी भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, उनमें से कुछ सप्लाई को जो है नोटिफाई किया जाएगा, और वो जो नोटिफाइड सप्लाई है, अगर वो सप्लाई आप किसी से रिसीव करते हैं तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा। चलिए, उसके बाद एक सेक्शन रखा गया था 9 सबसेक्शन 4, जो बहुत ही डेंजरस सेक्शन रखा गया था इनिशियली, लेकिन बाद में जो है इसको बहुत ईज कर दिया गया, बहुत ही जो इसकी पावर थी वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई। एक्चुअली जो इनिशियली जो प्रोविजन रखे गए थे उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई भी गुड्स की सप्लाई जो है रिसीव करेगा, तो ऐसे में जो है रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। तो सप्लायर अगर मान लीजिए अनरजिस्टर्ड है और उससे कोई रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जो है सप्लाई रिसीव करेगा, तो ऐसे में जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। लेकिन इस पर बहुत सारी जो है डिबेट्स हुई, बहुत बार इसको जो है डेफर किया गया, और अंत में जो है इसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ सप्लायर को नोटिफाई करेगी और कुछ रेसिपिएंट को नोटिफाई करेगी, और कुछ सप्लाई जो है गुड्स की या फिर सर्विसेज की, उन सप्लाई को भी नोटिफाई करेगी। तो ऐसे में अगर कोई नोटिफाइड रेसिपिएंट किसी नोटिफाइड सप्लायर से कोई नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई रिसीव करेगा, तो उसको अंडर रिवर्स चार्ज जो है रेसिपिएंट को जो है टैक्स पे करना होगा। The government may, on the recommendation of the council, by notification, specify a class of registered person who shall, in respect of supply of specified category of goods or services or both, received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both। तो कहा गया कि हम क्या करेंगे, जो रेसिपिएंट है हम उसको नोटिफाई करेंगे और जो सप्लाई है उसको नोटिफाई करेंगे। तो ऐसे में जो नोटिफाइड रेसिपिएंट है, अगर वो किसी नोटिफाइड सप्लाई को रिसीव करता है किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है कि जनरली जो है सप्लायर बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। सेलर जो है, जो सेल कर रहा है, वो जो बायर से टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन कुछ स्पेशल सप्लाई है जिनकी एक लिस्ट दी गई, अगर वो सप्लाई जो आप सप्लाई रिसीव कर रहे हैं वो इस स्पेशल सप्लाई के अंदर आती है, तो उस पर सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा, सप्लायर टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। उस पर जो रेसिपिएंट है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। फिर एक बात आई अनरजिस्टर्ड की, कि अगर कोई सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, जो वो बेचने वाला है वो अनरजिस्टर्ड है, और उससे अगर कोई सप्लाई रिसीव करेगा तो क्या होगा, उससे आज की डेट में कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करते हैं तो बस आपको यह देखना है कि आपने जो परचेज की है, अगर वो स्पेसिफाइड सप्लाई के अंदर आती है, और आप जो रेसिपिएंट हो, अगर आप जो हो स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर आते हो, तो ऐसे में अंडर रिवर्स चार्ज आपको टैक्स पे करना है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर थोड़ा सा हम इसमें जो है टाइम डिवोट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये क्या है, ये सेलर है, और ये जो है ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिस्टर वाई को गुड्स की सेल की जिस पर टैक्स है 18%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, और मिस्टर वाई भी जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और मान लीजिए गुड्स की वैल्यू है 100 रुपए, तो ऐसे में मिस्टर एक्स क्या करेंगे, मिस्टर वाई से कितने रुपए लेंगे, 100 रुपीज फॉर गुड्स और 18 रुपीज फॉर टैक्स, 118 रुपीज जो है मिस्टर वाई से लेंगे, और 18 रुपीज किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को। अब मान लीजिए ये मिस्टर जेड को सेल करते हैं और ये जो है अनरजिस्टर्ड है, तो भी ऐसे में क्या होगा, गुड्स जो है 18% से टैक्सेबल है। मान लेते हैं वही 100 रुपीज की गुड्स इनको बेची गई, प्लस 18% का इनसे टैक्स लेना है, तो टोटल जो है 118 रुपए इनसे भी लिए जाएंगे मिस्टर जेड से, और उसमें से क्या करेंगे, अगेन 18 रुपए जो है गवर्नमेंट को पे कर देंगे, और मिस्टर एक्स के पास जो है 100 रुपीज जो है मिस्टर वाई से आ जाते हैं, और 100 रुपीज जो है मिस्टर जेड से आ जाते हैं, 200 रुपीज। तो यहां पर एक बात को ध्यान रखना है, सेलर अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि बायर जो है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। तो सेलर अगर रजिस्टर्ड है वो बस क्या करेगा, सिंपली टैक्स चार्ज करेगा, इनवॉइस रेज करेगा, अपनी पेमेंट रिसीव करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब बात आती है, अगर सेलर अनरजिस्टर्ड है, अगर जो सेलर है वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगा, सेलर अनरजिस्टर्ड है, उसने मिस्टर वाई को माल बेचा जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सेलर अनरजिस्टर्ड है, उसने मिस्टर जेड को माल बेचा जो कि अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, अगर अनरजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड को सेल की जा रही है तो वहां पर कोई टैक्स की बात नहीं होगी, वहां पर ना तो सेलर टैक्स चार्ज करेगा, पे करेगा, ना ही अनरजिस्टर्ड जो व्यक्ति है वो टैक्स चार्ज करेगा और पे करेगा। हाँ, अब अगर मान लो जिसको सेल की जा रही है, जो बायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो चेक करेगा कि उसने जो परचेज की है क्या वो स्पेसिफाइड परचेज है, स्पेसिफाइड सप्लाई है, और साथ में चेक करेगा कि क्या वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो मिस्टर वाई जो है टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है या दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती है तो ऐसे भी केस में टैक्स की कोई बात नहीं होगी। तो यहां पर ये आपको समझना होगा, रिवर्स चार्ज के अंदर जो है रेसिपिएंट के ऊपर तभी लायबिलिटी आएगी सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर जब वो स्पेसिफाइड सप्लाई को रिसीव करेगा और वो एक स्पेसिफाइड जो है रेसिपिएंट है, तो ही वो अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे करेगा। उसके बाद सेक्शन 9 में जो 5th सबसेक्शन रखा गया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए, तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाई देते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो। तो ये क्या है, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग कहा गया, द गवर्नमेंट में on the recommendation of the council by notification specify category of services the tax on intrastate supply of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provision of this act shall apply to such e-commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services। तो यहां पर बेसिकली क्या कहा जा रहा है, एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक ओला जो है, ओला कैब जो आप यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो ओला क्या है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ओला के अंदर क्या होता है, जो ड्राइवर्स होते हैं, जो कैब्स होती हैं, ड्राइवर्स होते हैं, वो अपनी कैब रन करते हैं और पैसेंजर को
एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। ये जो पैसेंजर है, ये पैसेंजर मान लीजिए इन्होंने कोई राइड की और उस पर 200 रुपीज जो है ड्राइवर ने चार्ज किए। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो ड्राइवर है ये अनरजिस्टर्ड है और ये जो पैसेंजर है ये भी क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो इस 200 रुपए पर गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स जो है रिसीव नहीं होता है। तो ऐसे में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लायबिलिटी डाली गई कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है, ओला जो है, उसके जरिए जो भी ऐसी सप्लाई होंगी उन पर जो टैक्स है वो ओला पे करेगा, इस ड्राइवर से या इस पैसेंजर से टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अभी इसको अगेन आप रीड करेंगे, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर जो सर्विसेज के केस में ही जो है ईसीओ के ऊपर जो है रिवर्स चार्ज लगाया गया है, गुड्स के केस में जो है रिवर्स चार्ज नहीं लगाया गया है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर। जबकि आप देखेंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर गुड्स को भी कवर किया गया है और सर्विसेज को भी कवर किया गया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर भी गुड्स को भी कवर किया गया है और सर्विसेज को भी कवर किया गया है। लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर सिर्फ सर्विसेज को कवर किया गया है और कहा गया है द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। तो अगर कोई ड्राइवर ओला या उबर के जरिए कोई सप्लाई देगा तो उस पर ओला और उबर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो टैक्स पे करेंगे। Provided that where an e-commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such ECO for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax। तो मान लीजिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, आउट ऑफ इंडिया से कोई बाहर का जो स्टार्टअप है, बाहर का कोई जो है एजेंसी है, वो इंडिया के अंदर मान लीजिए कोई ईसीओ रन करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ऐसे में कहा गया उसका जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होगा उससे यह टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। और मान लीजिए कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा और उससे टैक्स वसूला जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर एन electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory and also he does not have a representative in the said territory, such ECO shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax and such person shall be liable to pay tax। तो अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव उसका नहीं है तो ईसीओ को रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा किसी व्यक्ति को और फिर उस व्यक्ति से टैक्स वसूला जाएगा। तो सेक्शन 9 को अगर मैं समराइज करूं तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है अगर कोई भी सप्लायर विद इन द स्टेट अगर कोई सप्लाई करता है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा, और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है तो वो आईजीएसटी चार्ज करेगा। यह है नॉर्मल चार्ज। लेकिन कुछ सप्लाई को हम जो है नोटिफाई करेंगे। कौन नोटिफाई करेगी? गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। कैसे नोटिफाई करेगी? नोटिफिकेशंस के जरिए नोटिफाई करेगी। तो अगर वो सप्लाई जो नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफाई की गई है वो सप्लाई अगर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के तहत नोटिफाई की गई है तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, और अगर वो 9 सबसेक्शन 4 के तहत नोटिफाई की गई है तो जो भी रेसिपिएंट है, जो भी नोटिफाइड रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।